अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री गाइडेंस यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ फिनिश फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट एज पर आईसीएच गाइडलाइन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो स्टेबिलिटी की रिक्वायरमेंट को समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है, टू इंश्योर दैट सेफ, इफेक्टिव एंड हाई क्वालिटी मेडिसिन्स आर प्रोड्यूस एंड रजिस्टर्ड इन मोस्ट एफिशिएंट मैनर, and at the same time the purpose of stability testing is to provide evidence on how the quality of an API and finished pharmaceutical product varies with time under the influence of a variety of environmental factors such as temperature, humidity and light, and to establish a retest period for the API and the shelf life for the finished pharmaceutical products and recommended storage conditions। तो इसमें हमने सिंपली जो है वो ये चीज़ देखनी है कि हमारा कोई भी जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है या फिनिश फार्मास्यूटिकल की फॉर्म में जो प्रोडक्ट्स है, तो विद द पासेज ऑफ टाइम जो आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जिसमें टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और आपकी लाइट्स वगैरह है, तो इससे आपकी जो प्रोडक्ट पे ओवरऑल उसकी जो एफिकेसी है उस पे क्या इम्पैक्ट आता है, उसकी डिग्रेडेशन के हवाले से, उसकी पोटेंसी के हवाले से या पेशेंट की सेफ्टी के हवाले से। तो हमने उसको जो है स्टडी करना है और उसके बिहाफ पे आपने अपनी प्रोडक्ट को जो है वो शेल्फ लाइफ असाइन करनी है और प्रोडक्ट की जो आपकी पैकेजिंग है उस पर फाइनल जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि किस तरीके से आपने उसकी जो एफिकेसी को मेंटेन रखने के लिए उसको किस तरीके से आपने स्टोर करना है। अगर हम स्टेबिलिटी स्टडी की गाइडलाइन की बात करें तो हमारे पास WHO, ICH, FDA और यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी की जो गाइडलाइन है वो अवेलेबल हैं, लेकिन यहाँ पे हम जो है वो ICH के हवाले से जो है अपनी प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी की बात करेंगे। ICH की वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको जो मेन जो स्टेबिलिटी की गाइडलाइन मिलेंगी वो स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ न्यू ड्रग्स सब्सटेंस एंड प्रोडक्ट के हवाले से Q1A के आपको जो है वो वहाँ पे गाइडलाइन अवेलेबल हैं। लेकिन अगर आप इसकी डिटेल में जाएंगे तो वहाँ पे इसकी सब क्लासिफिकेशन भी है। वो डिपेंड करता है कि जो आपने प्रोडक्ट जिनकी स्टेबिलिटी टेस्टिंग परफॉर्म करनी है तो वो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने किसी प्रोडक्ट के अगेंस्ट फोटो स्टेबिलिटी टेस्टिंग करनी है अपनी न्यू ड्रग सब्सटेंस या प्रोडक्ट की, तो आप Q1B को जो है वो स्टडी करेंगे। और इसी तरह अगर आपने स्टेबिलिटी टेस्टिंग फॉर न्यू डोजेज फॉर्म के अगेंस्ट काम कर रहे हैं तो आपने Q1C को आप जो है कंसल्ट करेंगे। और ब्रैकेटिंग और मैट्रिक्स डिज़ाइन फॉर स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ न्यू ड्रग सब्सटेंस और प्रोडक्ट को अगर आपने अंडरस्टैंड करना है तो Q1D की जो गाइडलाइन है आपको वो कंसल्ट करनी पड़ेगी। और इसी तरह एवेल्यूएशन फॉर स्टेबिलिटी डाटा, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है इसमें कि आपने अपने डाटे को एवेल्यूएट किस तरीके से करना है ताकि जिस मकसद के लिए आप इस स्टडी को कर रहे हैं आपके जो फाइनल कंक्लूजन या रिजल्ट्स हैं उसकी बेस पे आप अपनी प्रोडक्ट की जो शेल्फ लाइफ है और उसकी स्टोरेज कंडीशन है उसको आप जो है प्रॉपर मेंशन कर सकें। तो उसके लिए आप Q1E को जो है वो कंसल्ट करेंगे। और लास्ट वन जो है वो स्टेबिलिटी डाटा है पैकेज फॉर रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन इन क्लाइमेट 3 एंड क्लाइमेट 4। तो ये इसकी जो डिटेल हैं वो Q1F के अंदर अवेलेबल हैं। और ये जो आखिरी क्लाइमेट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ज़ोन 4, हम इसी पे जो है फर्दर जो है वो डिस्कस करेंगे। चूँकि पाकिस्तान के अंदर जब इसकी क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो पाकिस्तान जो है वो ज़ोन 4 के अंदर जो है एज़ पर WHO की जो क्लासिफिकेशन है ये ज़ोन 4 के अंदर जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। नेक्स्ट जो है वो हम क्लाइमेट जोन की क्लासिफिकेशन के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। बिकॉज द शेल्फ लाइफ शुड बी एस्टेब्लिश विद ड्यू रिगार्ड टू द क्लाइमेटिक जोन्स इन विच द प्रोडक्ट्स आर टू बी मार्केटेड। तो WHO की जो क्लासिफिकेशन है उस क्लासिफिकेशन के मुताबिक जो है वर्ल्ड को जो है वो 4 डिफरेंट क्लाइमेटिक्स के अंदर जो है वो क्लासिफाइड किया गया है। इसमें ज़ोन 1 जो है वो टेम्परेचर की बेस पे है, नंबर 2 जो है उसकी जो सब ट्रॉपिकल विद पॉसिबल हाई ह्यूमिडिटी के साथ है, और थर्ड वन जो है हॉट एंड ड्राई की कंडीशंस हैं, और फोर्थ जोन जो है हॉट और ह्यूमिड जो है उसमें कंडीशंस हैं। अगर आप WHO की जो क्लासिफिकेशन है क्लाइमेट जोन के हवाले से उसको अगर आप स्टडी करेंगे तो आपको वहाँ पे कंट्री वाइज जो है
आइडिया हो जाएगा कि कौन सा कंट्री जो है वो किस जोन के अंदर फॉल करता है। तो अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान जो है एज़ प्रीवियस हमने डिस्कस किया हुआ है कि ज़ोन 4 के अंदर जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो 4 जोन की जो कंडीशंस हैं, अब हम नेक्स्ट जो है उसकी बात करेंगे कि वहाँ पे कौन सा टेम्परेचर और कौन सी ह्यूमिडिटी जो है हमने अपनी स्टेबिलिटी जो है प्रोडक्ट की उसके ऊपर अप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखें स्टेबिलिटी जो चैम्बर्स हैं हमारे पास, जहाँ पे हमने अपने सैम्पल्स को प्लेस करना है फॉर एक्सेलरेट और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए। तो एक्सेलरेट की जो कंडीशंस होंगी वो 40 डिग्री हमने उसमें मेंटेन करना है और प्लस माइनस आपके पास 2 डिग्री का टॉलरेंस है। और जो ह्यूमिडिटी है आपकी वो 75% होनी चाहिए, इसमें भी प्लस माइनस 5% की रिलैक्सेशन है। और जो लॉन्ग टर्म की आपकी जो टेस्टिंग की जो कंडीशंस हैं, इसमें 30 डिग्री टेम्परेचर आपका होगा और 65 जो है आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी। तो ये इस तरह से पैरेलल आपने 2 स्टडीज़ जो हैं अपनी प्रोडक्ट पे जो है वो अप्लाई करनी होती है। एक आपकी एक्सेलरेट या स्ट्रेस कंडीशन जिसको आप बोलते हैं, और सेकंड जो है आपकी लॉन्ग टर्म या रियल टाइम स्टडी जिसको आप बोलते हैं। तो इन दोनों स्टडीज़ की बेस पे जो आपका रिजल्ट्स आ रहा होता है, उसकी बेस पे आप अपने डाटे को एवेल्यूएट करते हैं अगेंस्ट द शेल्फ लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट, और आपने उसकी जो स्टोरेज कंडीशन है कि किस तरीके से उसको आपने जो है स्टोर करना है। नेक्स्ट जो है वो हम बात करेंगे कि सिलेक्शन ऑफ बैजेस के किस तरीके से आपने जो प्रोडक्ट की जो स्टडी है जो अप्लाई करनी है, तो उसके में जो बैजेस आपने अप्लाई करने हैं जिसके ऊपर स्टडी, उसकी सिलेक्शन आपने किस तरह करनी है। तो इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, तो इसको हम 1 बाय 1 यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो नंबर 1 पे ये है कि एटलीस्ट 3 प्राइमरी बैजेस ऑफ द ड्रग प्रोडक्ट, कि आपने पहले 3 जो बैजेस हैं उसको आपने कंसिडर करना है फॉर स्टेबिलिटी के लिए। सेकंड जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि प्राइमरी बैजेस जो हैं शुड बी सेम फार्मूलेशन, यानी कि जो 3 बैजेस आपने सेलेक्ट किए हैं उनकी फार्मूलेशन सेम होनी चाहिए, और उनके साथ जो उसकी जो पैकिंग है, वो पैकिंग का जो कंटेनर क्लोजर सिस्टम है वो भी सेम वही होना चाहिए जो आपने बाद में जब कमर्शियल बैच बना के मार्केट करने हैं तो उसका पैकिंग मटेरियल का जो पैकिंग है वो भी सेम वही होनी चाहिए। थर्ड जो इसके लिए रिक्वायरमेंट है सिलेक्शन ऑफ बैजेस के लिए, वो ये है कि जो मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है, जो प्राइमरी आपने 3 बैजेस सेलेक्ट किए हैं उसमें जो मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस है वो सेम वही प्रोसेस आपने बाद में जब कमर्शियल बैच बनाने हैं मार्केट के लिए, जो आपने बैचेस बनाने हैं, तो मेथड जो मैन्युफैक्चरिंग का है वो भी शुड भी सेम होना चाहिए। उसमें कोई चेंजेस नहीं होनी चाहिए कि एक सिग्निफिकेंट चेंज उसके अंदर हों। तो आपने सेम जो है फार्मूलेशन और सेम मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस है उसको अडॉप्ट करना है। और लास्ट जो चीज़ है कि उसमें से एक 2 of 3 बैचेस जो हैं शुड बी एटलीस्ट पायलट स्केल आप कर सकते हो, एंड द थर्ड वन कैन बी स्मॉलर, कि यानी कि आपने जो बैच का जो साइज़ रखना है जिस पे आप स्टडी कर रहे हो, तो 2 के लिए आपके है कि वो पायलट स्केल जो है उसका बैच साइज़ होना चाहिए, और थर्ड वन जो है उसको आप स्मॉलर कर सकते हो। और वो जो क्वांटिटी है वो आपने जस्टिफाई करनी है अपनी टेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपको एक स्टेशन पे अगर आप टेस्टिंग करते हैं तो कितना सैंपल रिक्वायर्ड होता है, और ओवरऑल आपकी जो स्टडी है उसके अंदर कितने स्टेशंस या कितने इंटरवल्स आएंगे जहाँ पे आपने नंबर ऑफ़ स्टेजेस पे उसको टेस्ट करना है। तो वो जो टोटल आप बैच साइज़ ले रहे हो स्मॉलर, उसको आपने साइंटिफिकली जस्टिफाई करना है कि आपने किस तरीके से उसको कैलकुलेट करके स्मॉलर बैच जो है वो सिलेक्ट किया है। नेक्स्ट जो है वो ये है कि आपने देखें आपने बैजेस की सिलेक्शन कर ली, आपको स्टोरेज कंडीशन का पता चल गया कि आपने एक जो है वो रियल के अगेंस्ट स्टडी परफॉर्म करनी है, उसके पैरेलल आपने एक्सेलरेट के अगेंस्ट जो है एक स्टडी परफॉर्म करनी है। तो नेक्स्ट जो आपका स्टेप है वो ये है कि आपने किस इंटरवल के साथ जो है उसकी स्टडी जो है जो डाटा जो कंपाइल करना है वो उसकी जो स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट है वो किस तरीके से है। तो इसमें इस तरह से है कि जो एक्सेलरेट स्टेज पे जो आपने सैंपल रखे हुए हैं उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि एट एक्सेलरेट स्टोरेज कंडीशन ए मिनिमम ऑफ 3 पॉइंट्स including the initial and final point, that is 0, 3 and 6, a 6-month study is recommended। इट मीन्स कि आपने 3 दफ़ा जो है 6 माह के अंदर उसको टेस्ट करना है, और जो स्टार्टिंग पॉइंट है इनिशियल, जब आपने चैम्बर के अंदर उसको प्लेस किया उस वक्त उसकी जो टेस्टिंग है, और जब आपकी स्टडी कंप्लीट हो रही है यानी कि 6 मंथ जब कंप्लीट हो गए हैं, ये दोनों जो हैं ये कंफर्म्ड हैं। यहाँ पे आपने उसको स्किप नहीं कर सकते, यहाँ पे टेस्टिंग परफॉर्म करनी है, और इन बिटवीन आप जो है वो किसी भी स्टेज पे जो है वो उसको टेस्ट कर सकते हैं एक्सेलरेट के अगेंस्ट। तो नॉर्मली लोग जो सिलेक्शन करते हैं वो 0, 3 और 6 पे जो है इसको स्टडी करते हैं।
इसी तरह अगर हम रियल टाइम पॉइंट्स की बात करें, जो आपकी लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी स्टडी है, तो उसकी जो रिकमेंडेशन है इंटरनेशनली, वो ये है कि जो फर्स्ट ईयर है उसमें आपने आफ्टर एवरी 3 मंथ्स जो है अपनी प्रोडक्ट को जो है वो टेस्टिंग परफॉर्म करनी है। और जब आपने सेकेंड ईयर अगर आप उसकी टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं तो वहाँ पे जो आपका जो इंटरवल है वो 6 मंथ का जो है वो कंसिडर होगा। और अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट है जिसकी स्टडी जो है आप उसके बाद भी कंटिन्यू करना चाहते हैं तो 2 ईयर के बाद जो है आपका जो इंटरवल है फिर वो एनुअली कंसिडर होगा। कि एग्जांपल के तौर पे आप इस तरह कह सकते हैं कि फ़र्स्ट ईयर में हमने देखें जो सैंपल प्लेस किए हैं, इनिशियल में आपने टेस्ट किया, उसके बाद 3 मंथ पे, फिर 6, फिर 9 मंथ और फिर 12 मंथ। फर्स्ट ईयर में आपका जो इंटरवल है वो 3 माह का है। जब आप सेकेंड ईयर में गए तो फिर हमने 12 से जो है ऑनवर्ड 6 मंथ के गैप के बाद उसको 18 पे टेस्ट किया, फिर 24 मंथ पे टेस्ट किया। तो जब 2 साल कंप्लीट हो गए, अगर हमने उसकी स्टेबिलिटी को कंटिन्यू करना है तो फिर वो जो है वहाँ पे 12 मंथ का जो है इंटरवल आएगा, यानी कि आप 36 मंथ के बाद करोगे। अगर उससे भी आपने उसको कंटिन्यू करना है तो फिर आपने 48 मंथ पे उसको स्टडी करना है। और इसी तरह आपने अगर 5 साल का करना है तो आप उसको 60 मंथ पे जो है वो टेस्ट परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि अगर आपने स्टेबिलिटी के अंदर अपने टेस्टिंग जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं तो कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जो आपकी क्वालिटी पे इफ़ेक्ट करते हैं और आपने उसको परफॉर्म करना है। लेट्स सपोज अगर हम सॉलिड डोजेज फॉर्म की बात करते हैं, टैबलेट की बात करते हैं, तो आपने वहाँ पे जो है उसका डेजोल्यूशन का जो प्रोफाइल है उसको आपने स्टडी करना है। इसी तरीके से सेकंड जो है उसका एसए जो है, उसकी पोटेंसी जो है आपके एपीआई की, आप उसको स्टडी करेंगे। और थर्ड वन उसमें हम इंक्लूड करते हैं जो फिज़िकल पैरामीटर्स हैं, जो आपने स्पेक्स डिज़ाइन की हुई हैं उस प्रोडक्ट के हवाले से, तो वो फिज़िकली टेस्ट भी आपने परफॉर्म करने हैं। और अगर इन केस आपकी लिक्विड में कोई चीज़ आ जाती है तो आप उसमें पीएच का जो पैरामीटर है उसको भी आप इंक्लूड करेंगे। तो ये नॉर्मली जो है सॉलिड डोजेज फॉर्म के अगेंस्ट जो है आप टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे होते हैं। और नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे कि फिर अगर हमने ये वाले पैरामीटर्स जो हैं इसकी सिलेक्शन कर ली है तो इसका जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या होगा। जनरली जो है एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के अगेंस्ट जो आपकी फिनिश फार्मास्यूटिकल की प्रोडक्ट है तो हम सिग्निफिकेंट चेंज की जो है एक टर्म यूज़ करते हैं। तो सिग्निफिकेंट चेंज जो है उसको आप इस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि अगर आप ऐसे की बात करें तो आपका जो इनिशियल ऐसे है जो आपने फ़र्स्ट टाइम जब स्टोर किया था अपने सैंपल को, वहाँ से लेके जब तक आपने स्टेबिलिटी को कंटिन्यू किया है तो वो आपका जो डिफरेंस है वो 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर वो 5% से ज़्यादा है तो वो फेलियर कंसिडर होगा, अगर वो कम है तो वो उसकी लिमिट्स के अंदर एक्सेप्टेबल है। सेकंड जो है इसमें यह है कि प्रोडक्ट में जो डिग्रेडेशन की जो लिमिट्स हैं इम्प्योरिटीज़ के हवाले से रिलेटेड सब्सटेंस जो हैं, अगर उसकी कोई लिमिट डिफ़ाइन की हुई है तो वो एक्सेप्टेंस जो क्राइटेरिया है उसी के अंदर उसको फॉल करना चाहिए, उससे एक्सीड नहीं करना चाहिए। और थर्ड वन ये है कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो फिज़िकली अपीयरेंस में बाज़ दफ़ा ये होता है कि उसके जो एट्रीब्यूट फिज़िकल एट्रीब्यूट्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, जैसे कि कलर हो गया या फेस सेपरेशन होगी, रीसस्पेंडिबिलिटी होगी, केकिंग होगी, हार्डनेस होगी। तो ये इस तरह के इश्यूज़ हैं कि जो फ़िज़िकल की क्लास में आते हैं और आपने इसको अपनी प्रोडक्ट को जो है वो कंटिन्यू मोनीटर करना होता है एज़ पर जो आपने डे 1 से जो अपनी प्रोडक्ट की जो स्पेसिफिकेशन है डिफ़ाइन की हुई हैं उनके अगेंस्ट। जो लिक्विड में आपकी प्रोडक्ट होंगी उसके अगेंस्ट सिंपली जो है आपका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया वो यही होगा कि अगर आपने पीएच लेट्स सपोज डिफ़ाइन की हुई है तो वो उसी जो रेंज है उसकी वो उसी के अंदर फॉल करना चाहिए, उससे उसको डेविएट नहीं करना चाहिए। और अगर आप लास्ट वन जो हमारा पैरामीटर था डेजोल्यूशन की, हमने बात की थी कि सॉलिड डोजेज फॉर्म के अगेंस्ट आप डेजोल्यूशन अगर जो है उसको परफॉर्म कर रहे हैं कि आपका जो एपीआई है उसका जो ड्रग का जो प्रोफाइल है रिलीज़ के प्रोफाइल को स्टडी करने के लिए, तो उसमें जो 12 टैबलेट के अगेंस्ट यूएसपी का जो क्राइटेरिया है उसको एटलीस्ट जो है उसके मुताबिक उसको मीट करना चाहिए। सबसे आखिर में हम बात करेंगे एवेल्यूएशन ऑफ स्टेबिलिटी डाटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है चूँकि इसकी बेस पे आपने जो अपनी प्रोडक्ट की जो शेल्फ़ लाइफ है उसको आपने जो है वो डिफ़ाइन करना है। इसी साथ आपने रिकमेंडेड जो स्टोरेज कंडीशन है, आपकी जो पैकिंग मटेरियल है उसकी जो सिलेक्शन है उसको भी आपने सिर्फ अपने जो एवेल्यूएशन जो है आपके डाटा की उसकी बेस पे आपने जो है उसको फाइनलाइज करना है। So a systematic approach should be adopted in the presentation and evaluation of the stability information.
जिसमें फ़िज़िकल, केमिकल, माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट के साथ साथ पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स ऑफ द डोजेज फॉर्म वो भी उसमें शामिल होने चाहिए, चूँकि इसकी बेस पे आपने प्रोडक्ट की शेल्फ़ लाइफ और उसकी स्टोरेज कंडीशन को जो है वो डिफ़ाइन करना है। मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।